मुझसे जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि एक नीट एस्पिरेंट या जेईई एस्पिरेंट को किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए अगर उनको एग्जाम क्रैक करना है, तो पढ़ने के जो तरीके हैं वो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग हैं। उसमें आपका कोई एक तरीका है नहीं जिससे सक्सेस का कोई फॉर्मूला जो है डिसाइड है। बहुत लोग रात में पढ़ते हैं, दिन में पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग दिन में पसंद करते हैं, रात में नहीं पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपटीशन क्रैक करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। सो देयर इज नो सर्टेन स्पेसिफिक फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला जिसको फॉलो करके कोई एस्पिरेंट जो है वो अपने कंपटीशन क्वालिफाई कर ले। एक शेर याद आ रहा है मुझे, गुल से लिपटी हुई तितलियों को तुम गिरा कर देखो। ये चैलेंज है। गुल कहते हैं फ्लावर। गुल से लिपटी हुई तितलियों को तुम गिरा कर देखो, हवाओं तुमने दरख्तों को गिराया होगा। ये चैलेंज किसको पोएट दे रहा है? ये हवा को दे रहा है कि हवा तुम दरख्त, पेड़ पेड़ को तुम गिरा देते हो, बड़े बड़े पेड़ को गिरा देते हो, लेकिन वो तितली जो फ्लावर से लिपटी हुई होती है उसको तुम जरा गिरा कर देखो, वो कभी नहीं गिरती। फ्लावर गिर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तितली जब तक अपना काम पूरा नहीं करती वो वहां से नहीं होती। इन माय ओपिनियन एक स्टूडेंट का अप्रोच भी यही होना चाहिए, उस तितली की तरह होना चाहिए जो अपने ऑब्जेक्टिव से उसी तरह लिपट जाए जब तितली, यानी कि जो तितली है वो अपने फ्लावर से लिपटती है। तो और जब तक नहीं छोड़ती है जब तक कि उसका काम नहीं पूरा हो जाए। काफी इसमें डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। सो हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है आप मेरे चैनल फिजिक्स फोरम में। मेरा नाम सुहेल अहमद है और मैं फिजिक्स टीचर हूँ और मैं नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ। आपके लिए मैंने चैनल क्रिएट किया, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड अप्रोच मेरा है उसको समझाने के लिए कि हाउ टू एक्सप्लेन फिजिक्स थ्रू द न्यूमेरिकल्स। मैं लॉन्ग थ्योरीज नहीं पढ़ाता हूँ, सारी थ्योरीज को भी मैं न्यूमेरिकल के मेथड से ही पढ़ाता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक आपके स्क्रीन पे है, मोशन इन वन डायमेंशन, शायद 2 लेक्चर ले चुका हूं मैं। उन दोनों लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, उससे रिलेटेड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन जो होता है, बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है आपको ये समझना है। एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद रखिए ये वेलोसिटी है, इसको वेक्टर से मतलब है, इसको स्केलर स्पीड से मतलब नहीं है, अपॉन चेंज ऑफ टाइम। अब आप जानते हैं कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इट मे टेक प्लेस ड्यू टू डायरेक्शन और इट मे टेक प्लेस ड्यू टू मैग्नीट्यूड। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी दोनों के तरीके से हो सकता है, या बहुत ऐसे मोशन हो जिसमें सिर्फ डायरेक्शन का चेंज हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा हो। बहुत सारा ऐसा मोशन हो सकता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा हो। लेकिन बहुत ऐसा मोशन मोशन हो सकता है जिसमें दोनों चेंज हो रहा है। हर हालत में चेंज ऑफ वेलोसिटी हो। वेलोसिटी का चेंज कहाँ नहीं होगा? जब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज। तो जब भी वेलोसिटी का चेंज होगा तो ये
एक्सेलरेशन क्रिएट्स एक्सेलरेशन, ये आपको एक्सेलरेशन को क्रिएट करेगा। तो इसी एक्सेलरेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी जो है वो मूव कर रहा है। हियर वी हैव अ सर्कुलर पाथ और कोई बॉडी जो है इस पर मूव कर रहा है और यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 वेक्टर है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 वेक्टर है। अब इस v1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी आपका कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका मोशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर वेलोसिटी जो है का जो वेलोसिटी जो है उसका चेंज है, वेलोसिटी चेंज तो यस, स्पीड चेंज है नो, स्पीड चेंज तो आंसर है नो। यानी कि वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू डायरेक्शन। यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है, तो क्या एक्सीलरेशन लगना चाहिए? तो आंसर है यस, क्योंकि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के चेंज से मतलब है, वो तो है ही, उसको तो स्पीड के चेंज से मतलब है नहीं, चाहे वो वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से हो या मैग्नीट्यूड की वजह से हो। तो हमेशा जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा और यहाँ लगेगा। ऐसे एक्सेलरेशन को द एक्सेलरेशन which takes place due to directional change of velocity, directional change of velocity, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं और इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं, एसीसी डिनोट करते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये हमेशा रेडियस के अलोंग लगेगा, इट विल एक्ट अलोंग द रेडियस। ये सेंटर है आपका और ये रेडियस है, तो ये हमेशा जो है वो रेडियस के अलोंग लगेगा, ये रेडियस के अलोंग। अब इस एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, ये होता है वी स्क्वायर बाई आर, जहां पर आप आर क्या देख रहे हैं, रेडियस, और वी क्या है, स्पीड है, स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड, और आर आपका क्या है, रेडियस। तो याद रखिएगा वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शनल चेंज की वजह से होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है तो वहां पर स्पीड चेंज नहीं होगा। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये ऑलवेज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज directed along radius towards center, ये सेंटर की तरफ लगेगा। पेटल का मतलब ही होता है टुवर्ड्स और सेंट्री सेंटर से आया है, तो जो एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा हो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। एक दूसरा सिचुएशन हम लोग देखते हैं। मान लो कि एक हमारे पास
कार है और स्ट्रेट रोड पे जा रही। अब मान लो कि यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 मीटर, और यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मान लो कि जो समय लगा है वो 5 सेकेंड्स। अब यहाँ पर देख रही हो क्या है? नो डायरेक्शनल चेंज, डायरेक्शनल चेंज, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज। डायरेक्शन चेंज इसलिए नहीं कि स्ट्रेट लाइन में है, तो कोई डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी चेंज है, तो आंसर है यस। स्पीड चेंज है, तो आंसर है यस। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन विल एक्ट, तो आंसर है यस। क्योंकि मैंने कहा था कि एक्सेलेरेशन वेलोसिटी चेंज की वजह से लगता है, तो वो तो है ही, चाहे वो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की वजह से हो या किसी डायरेक्शन की वजह से। हियर acceleration acts due to change of magnitude of velocity. This acceleration is called tangential acceleration. इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंशियल है। इसको एटी वेक्टर से डिनोट करते हैं। जो एटी होता है वो क्या होता है? चेंज ऑफ स्पीड, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब चेंज ऑफ स्पीड भी है, अपॉन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा? 80। चेंज ऑफ स्पीड कितना है? 10 - 5, और चेंज ऑफ टाइम क्या है? 5। तो आंसर कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल दिया कि किस हालत में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। और अब आपको मैंने पहले बताया था कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ होता है, रेडियस के लॉन्ग होता है। आप देख सकते हैं, वापस जाते हैं, रेडियस के लॉन्ग है, आप देख सकते हैं यहाँ से रेडियस के लॉन्ग है और सेंटर की तरफ है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ एटी क्या हो? डायरेक्शन ऑफ एटी जो वेक्टर है वो क्या? तो आंसर इसका ये है कि एटी वेक्टर विल एक्ट along v वेक्टर और अपोजिट रूट। जैसे मान लो कि उसी सिचुएशन में देखो, कार है, 5 मीटर पर सेकेंड है, कार है 10 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है 80 और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो दोनों एक ही तरफ। मान लो दूसरा सिचुएशन होता, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड होता, t इज इक्वल टू 0 पे, और t इज इक्वल टू से 5 पे मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड होता है, स्लो डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, चल रहा है इधर, लेकिन एक्सेलरेशन जो 80 है होगा वो अपोजिट डायरेक्शन। तो 80 जो है, लेकिन 80 जब भी लगेगा वो उसी लाइन के लॉन्ग लगेगा जिधर v लग रहा है, चाहे उसका उल्टा लगे चाहे सीधा लगे, उसकी तरफ लगे। तो 80 जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, स्पीड के चेंज के होने की वजह से लगेगा, और जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्शनल चेंज की वजह से लगता है। अब मान लो कि ऐसा सिचुएशन लें जिसमें दोनों हो, तो दोनों लगेगा, 80 भी लगेगा और एसी भी लगेगा। अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। तो अगले हम लोग इसमें एक
और एग्जांपल लेते हैं। ये देखते हैं कि हमारे पास एक फिर से सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मोशन है। ये आपका जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड चेंजेस एंड डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शनल चेंज भी दोनों है, स्पीड चेंज भी है और डायरेक्शनल चेंज भी है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो v1 है उसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर जो v2 है उसका मैग्नीट्यूड जो है मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर पॉइंट पर दो एक्सेलरेशन लगेगा। अब ये एक्सेलरेशन कैसे लगेगा ये देखिए। यहाँ पर हम लोग ये एक्सेलरेशन जो है वो एक और डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि जो एक्सेलरेशन इधर लगेगा, एक जो है वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के, एटी वेक्टर जो होगा वो वेलोसिटी वेक्टर के अलावा, और ये जो एसी वेक्टर होगा वो रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ होगा, पहले की तरफ। तो एटी वेक्टर विल बी पैरेलल टू व्हाट, बी वेक्टर। वी भी इधर ही है, एटी भी इधर है। तो हमारा जो ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस हाउ मच, एसी स्क्वायर। जैसे मान लो कि इधर एटी लग रहा है और इधर जो है हमारा क्या लग रहा है, एसी लग रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ से हमारा ए जो है वो ये होगा। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा, जहां पर एटी आपको पता है, एटी क्या है, चेंज ऑफ स्पीड अपॉन टाइम, चेंज ऑफ स्पीड अपॉन, ठीक है ना। अगर ये तब है कि स्पीड इंक्रीज कर, स्पीड इज व्हाट, इंक्रीज। लेकिन अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, वो भी सिचुएशन देख लेते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि मान लो कि स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एक सिचुएशन यहाँ देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो कि यहाँ पर आपका स्पीड जो है वो v1 वेक्टर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे चला, और जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उल्टा लिख दिया हमने, यहीं पर 10 ले, ये 10 ले लिया हमने। लेट मी इरेज इट, इसको हमने मिटा दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, 10, स्लो डाउन कराना है। और यहाँ पर जो v2 है वो मान लिया है कितना है, 5। पहले 5 से 10 हुआ था, 10 से 5 हुआ। ऑफ कोर्स स्लो हो रहा है। तो इधर क्या हो गया आपका, v वेक्टर हो गया। v वेक्टर तो हमेशा टेंजेंशियली होगा, लेकिन एटी जो है इसके अपोजिट लगेगा। जैसे मैंने वहां भी एग्जांपल बताया था, स्पीड अगर स्लो होगा तो एटी और v एक दूसरे के उलट होंगे। अगर स्पीड बढ़ रहा होगा तो v और एटी, तो यहाँ पर क्या होगा कि एटी ऐसे होगा, ठीक है, और फिर आपका एसी ऐसे होगा। तो आपका पैरेललोग्राम लॉ से जो ए होगा वो ऐसे होगा। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, एटी स्क्वायर प्लस व्हाट, एसी स्क्वायर। मान लो कि यहाँ से यहाँ का तक का ड्यूरेशन जो है वो मान लो कि 5 सेकेंड है, और ये ए है और ये बी है। किसी ने कहा कि फाइंड एक्सेलरेशन एट ए, तो रेडियस का वैल्यू दिया हुआ, आर जो है वो मान लो दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ए पर क्या निकालेंगे, एसी। एसी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर। अब ए पर वी कितना दिया हुआ है, 10 है, ये ए का ही वी है ना। आप देख सकते हैं ए पर जो वी है वो v1 है और वो कितना है, 10 है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 10 का स्क्वायर ले लिया, और आर का वैल्यू कितना है, 5 हो गया।
तो ये कितना हो गया आपका 100/5 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात में? अब ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एसी हो गया। लेकिन एटी क्या हुआ? एटी क्या हो गया, यहाँ से लेके जब वहां तक जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो चेंज ऑफ स्पीड कितना है, 5 का है। तो ये हमारा 5 और डिवाइडेड बाय कितने समय में गया, 5। तो आंसर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए कितना आ गया आपका 80 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया 401 अंडर रूट मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप बच्चों देख सकते हो कि हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने आज के क्लास में ये जो सीखा है वो आपने देखा कि एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज it is linked with the velocity. Velocity is a vector, therefore acceleration is also a vector. तो हम लोग ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है उस वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों ने निकाला कि दो तरह के एक्सेलरेशन हम लोगों ने पहचाना। एक एक्सेलरेशन जो रेडियल होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शनल चेंज की वजह से क्रिएट होता है। दूसरा टेंजेंशियल होता है जो वेलोसिटी के स्पीड चेंज की वजह से होता है, मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से होता है। डायरेक्शन भी बताया मैंने, एटी किधर एक्ट करता है और एसी किधर एक्ट करता है। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तो दोनों क्रिएट होगा। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि एक क्लास में हमने देखा कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा याद रखिए, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ acceleration will always be along change of velocity। वेलोसिटी के along ना होके चेंज ऑफ वेलोसिटी के, जैसे एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। v2 मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। और ये कितने के बराबर होते हैं, याद रखिएगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कॉस थीटा। वेर थीटा क्या है, थीटा एंगल है बिटवीन क्या, v2 वेक्टर एंड माइनस v1 वेक्टर। याद रखिएगा थीटा जो है v1 और v2 के बीच का एंगल नहीं है, वो एंगल है v2 एंड माइनस v1 वेक्टर के बीच में। और इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट तो आप जानते ही हैं, मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से भी देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी से एक्सीलरेशन को किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने लेते हैं, वो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मान लो कि एक सिचुएशन, ये हमारा एक पार्टिकल है जो इसके लॉग है। दूसरी बार ये एक पार्टिकल जो है थोड़ी देर के बाद में इसके लॉग, ठीक है। यहाँ पर v1 जो वेक्टर है वो आपका 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर v2 वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा। तो यस हुआ, किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं चेंज हुआ। इसका नाम ए और इसका नाम बी दे दीजिएगा। और जो टाइम लगा ए से बी तक जाने में, ए टू बी टाइम जो लगा, वो जो टाइम है वो मान लो कि 5 सेकेंड्स।
तो हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि जो v1 वेक्टर है उसको हम लोग 5 जे कैप लिख सकते हैं। इसको इधर हम लोगों ने क्या कर लिया, जे कैप ले लिया, ठीक है ना। और जो v2 वेक्टर इधर क्या ले लिया हमने, आई कैप ले लिया, तो उसका उल्टा क्या होगा, माइनस आई कैप होगा। v2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, -5 आई कैप लिख सकते हैं, क्योंकि ये वो इधर लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर -5 आई कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v2 वेक्टर माइनस कितना हो गया v1 वेक्टर, विच इज -5 आई कैप -5 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस -5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो इसको आप देखेंगे तो 5√2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये कितने के बराबर हो गया, 5√2 और डिवाइडेड बाई, हमने टाइम कितना लिखा है, 5 सेकेंड लिखा है, 5, तो आंसर हो गया √2 मीटर पर सेकेंड। अभी तक क्या पता चला कि ए से बी तक जब पार्टिकल गया है तो इसमें ये एक्सेलरेशन, अब ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये रेडियल एक्सेलरेशन होगा। क्यों रेडियल होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब ये किधर लगेगा, ये इधर लगेगा, इधर लगेगा। एसी वेक्टर जो है किस मैग्नीट्यूड से, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर लगेगा। अब हम लोग इसको इधर ऐसे भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपका क्या था, v1 वेक्टर था, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक v1 वेक्टर बना दें। ये आपका v1 वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या था, v2 वेक्टर था, एक v2 वेक्टर बना देते हैं। यहाँ पर v2 वेक्टर है, तो यहाँ पर आपका क्या है, v1 वेक्टर है। एक जगह इसको हमने एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा दिया। आप डायग्राम में उल्टा जाके देख सकते हैं। देखो, अगर इसको और इसको अगर कोइंसाइड करेंगे तो एक ओरिजिन पे अगर लाएंगे तो ऐसे ही डायग्राम है। लेकिन हमको क्या चाहिए, v2 माइनस v1। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक माइनस v1 वेक्टर जनरेट करेंगे। ये कैसे जनरेट करेंगे, आपको क्या करना है, v1 का एक ठीक उल्टा वेक्टर बनाना। ये कौन सा वेक्टर हो गया, -v1, ये क्या हो गया, -v1 वेक्टर हो गया। अब एक पैरेललोग्राम बना देना है, क्यों, किसके किसके बीच में, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है। तो v2 और माइनस v1 वेक्टर का जो डायगोनल होगा बाय पैरेललोग्राम लॉ, वो क्या देगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर देगा। और वही क्या है, आपका चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारा जो है कि दिशा होगी, और चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो है वो भी इसी के अलावा। तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन जब भी होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, ये मैंने आपको बता दिया। कैसे कैलकुलेट करना है, ये बता दिया। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। इसमें मान लो कि एक हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, और कोई जो है पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पे मान लो कि v1 वेक्टर है और ये सेंटर है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, रेडियस है, और ये सेंटर है। वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। और v2b जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और v1 भी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है कि जो है हमारा कितना सेंटीमीटर लग, तो इसको हम लोग मान लो कि ये 60 डिग्री है, तो इसको यहाँ से आके मिलने देंगे। तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा आपका, 60 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वेक्टर बनाएंगे, कैसे, v1, सब वेक्टर का कमाल।
एक हमारा क्या हो गया, v2 हो गया। और इनके बीच का एंगल हम लोग क्या डाल देंगे, देखो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है ना। लेकिन हमको एंगल किसका चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस क्या होता है, v1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, v1 का उल्टा ले लेंगे, तो माइनस v1 वेक्टर हो गया। तो अब ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो अब 120 डिग्री हो गया, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो इसके लॉन्ग होगा, होगा कि नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो किसके बराबर होगा बताइए, ये हो जाएगा आ, हमारा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या, v2 एंड माइनस v1, जो कि कितने के बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है। तो v1 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 और इंटू कॉस कितना 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री काहे का होता है, माइनस हाफ होता है। तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 25 माइनस 25 अंडर रूट, क्योंकि इस 2 से ये कट गया, माइनस हो गया तो ये एक और कट गया, तो आंसर कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट। अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है वो 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो आपका एक्सेलरेशन सेंटीमीटर निकल जाएगा कितना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितना है 5 और टाइम कितना है 5, तो आंसर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर हमको सेंटीपीटल एक्सेलरेशन के लिए रेडियस की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर से भी निकाल सकते हैं बटे पॉइंट पर टाइम पर, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमको टाइम और तो हमने बेसिक डेफिनेशन से ही हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन निकाल लिया तो कैटेगरी क्या होगी वो आप जानते हैं। अगर डायरेक्शन की वजह से सिर्फ बदला वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसका कैटेगरी क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा। अगर वो मैग्नीट्यूड की वजह से सिर्फ हो रहा है तो उसका कैटेगरी टेंजेंशियल होगा। अगर दोनों की वजह से हो रहा है तो उसका कैटेगरी दोनों होगा। और नेट क्या होगा, एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये इस क्लास में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के जो है एक्सेलेरेशन कब काम करते हैं, कब दोनों काम करते हैं, कब एक ही काम करता है, और हमारा जो है उन दोनों का क्या मतलब है। देखो एक बात जो है लेक्चर के लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत बच्चे ये समझते हैं कि पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर मान लो कि कंफ्यूजन नहीं भी है तो जाके एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन होता है। अगर वेलोसिटी हमारा अगर हमारा वेलोसिटी क्या हो, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। या वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। इन सारे सवालों का जवाब जो है हम लोग दे सकते हैं। सवाल यह है कि वेलोसिटी के का साइन अगर पता है, सिर्फ एक्सेलरेशन का साइन नहीं पता है, और अगर सिर्फ एक्सेलरेशन का साइन पता है, वेलोसिटी का साइन नहीं पता है, तो आप कभी भी नहीं बता सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज है या डिक्रीज हो रहा है। याद रखिएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और यहाँ पर क्या है स्पीड। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, स्पीड इंक्रीज करो। अगर दोनों नेगेटिव हो तब भी स्पीड इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्पीड डिक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड डिक्रीज। कहने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम हो तो स्पीड इंक्रीज करता है, अगर दोनों का साइन अपोजिट हो तो स्पीड डिक्रीज करता है। सो देयरफॉर
स्टूडेंट्स कभी भी आप वेलोसिटी का सिंगल साइन और एक्सेलरेशन का सिर्फ साइन देख के स्पीड के इंक्रीज और डिक्रीज का पता नहीं कर सकते अनलेस अनटिल दोनों का साइन पता ना हो। लेकिन अगर दोनों का साइन पता हो तो देखना है, अगर इफ दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा, हमारा स्पीड हमारा इंक्रीज कर रहा है। अगर दोनों का साइन हमारा अपोजिट हो तो स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे चैनल पर जैसे मैंने बताया है कि मैं स्टूडेंट्स को नीट और जेईई मेंस के लिए तैयार करता हूं, और मैं न्यूमेरिकल ओरिएंटेड इन डेप्थ फिजिक्स पढ़ाता हूं। किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी हो, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास अरेंज, डेमो क्लास भी अरेंज कर सकते हैं आप। जब आप सेटिस्फाइड हो तभी पेमेंट जो है, और पेमेंट भी काफी मामूली है, सो एनीबडी कैन ज्वाइन इट। आई प्रिफर वन टू वन क्लास, क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट को मैं कुछ सिखा पाता हूँ, फोकस रहता है, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।